सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है? देखो, आरबीआई ने सभी बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी किया है कि बैंक्स जितना भी पैसा लोन के तौर पे घुमाते हैं उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट उनको निकालना होगा और देना होगा वल्नरेबल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को। ऐसे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को जिनको आम तौर पे बैंक्स प्रेफर नहीं करते हैं लोन देने के टाइम पे, ऐसे वल्नरेबल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को बैंक्स को अपने क्रेडिट का एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट देना ही देना होगा। ये आरबीआई ने मैंडेटरी किया है बैंक्स के ऊपर, और इन्हीं वल्नरेबल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को बुलाया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? जैसे एग्रीकल्चर है, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि बैंक्स का जब नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, तो उससे पहले तक बैंक्स एग्रीकल्चर को लोन के तौर पे पैसा देते ही नहीं थे, ना के बराबर देते थे। बैंक्स प्रेफर करते थे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, बैंक्स प्रेफर करते थे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को, लेकिन एग्रीकल्चर को लोन के तौर पे पैसा मिलता ही नहीं था। तो एग्रीकल्चर को डाला गया प्रायोरिटी सेक्टर में। एमएसएमईज, ये जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, इनको भी डाला गया प्रायोरिटी सेक्टर में। एजुकेशन, किसी भी कंट्री के पूरे डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो एजुकेशन को भी डाला गया प्रायोरिटी सेक्टर में। एक्सपोर्ट्स, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि पहले एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बैंक्स लोन के तौर पे पैसा देते ही नहीं थे, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट को भी डाला गया प्रायोरिटी सेक्टर में। हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इन सभी सेक्टर्स को डाला गया प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंडर। इनफैक्ट 2020 में आरबीआई ने इंडिया के स्टार्टअप सेक्टर को भी प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर इंक्लूड कर लिया। बेसिक कहानी क्या है? बेसिक कहानी ये है कि आरबीआई ने बैंक्स के ऊपर मैंडेटरी किया है कि बैंक्स जितना भी पैसा लोन के तौर पे घुमाएंगे उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट उनको देना होगा वल्नरेबल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को, ऐसे सेक्टर्स को जिनको बैंक्स आम तौर पे प्रेफर नहीं करते हैं लोन देने के टाइम पे। इन्हीं वल्नरेबल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को बुलाया गया प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड किया गया एग्रीकल्चर को, एमएसएमईज को, एजुकेशन को, एक्सपोर्ट को, हाउसिंग को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिन्यूएबल एनर्जी को। 2020 में स्टार्टअप सेक्टर को भी प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर इंक्लूड कर लिया गया। और ये जो प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देने का काम करते हैं बैंक्स, ये जो आरबीआई ने मैंडेटरी किया है बैंक्स के ऊपर, इसी को बुलाया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं और जितने भी ऐसे फॉरेन प्राइवेट बैंक्स हैं जिनका एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इंडिया में, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो जितना भी पैसा लोन के तौर पे घुमाएंगे, क्रेडिट के तौर पे घुमाएंगे, उसमें से कम 40% उनको देना होगा प्रायोरिटी सेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई कमर्शियल बैंक है और उसने 100 करोड़ रुपया लोन के तौर पे घुमाया। इस 100 करोड़ में से कम 40%, मतलब 40 करोड़ रुपया उसको लोन के तौर पे देना होगा प्रायोरिटी सेक्टर को। वैसे ही जितने ही रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, वो जितना भी पैसा क्रेडिट के तौर पे घुमाएंगे, लोन के तौर पे घुमाएंगे, उसमें से कम 75% पैसा उनको देना होगा प्रायोरिटी सेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल, कोई रीजनल रूरल बैंक है, उसने 100 करोड़ रुपया लोन के तौर पे घुमाया, तो इस 100 करोड़ में से 75% मतलब 75 करोड़ रुपया कम से कम उनको देना होगा प्रायोरिटी सेक्टर को। और फिर एक चीज होती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स का मतलब क्या है? देखो, मान लेते हैं कोई कमर्शियल बैंक है ए। अब इस कमर्शियल बैंक को टारगेट क्या था कि इसका टारगेट था कि इसको कम से कम 40% ऑफ द क्रेडिट देना होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तौर पे। लेकिन मान लेते हैं कि ये अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया और ये सिर्फ 35% क्रेडिट ही दे पाया प्रायोरिटी सेक्टर को। और दूसरी तरफ कोई दूसरा बैंक है बी, और ये भी कमर्शियल बैंक है। इसका भी टारगेट कितना था कि इसको कम से कम 40% पैसा प्रायोरिटी सेक्टर को देना था लोन के तौर पे, लेकिन इसने ओवर अचीव किया और इसने मान लेते हैं कि 45% पैसा प्रायोरिटी सेक्टर को दिया।
तो अब क्या किया जा सकता है, ये जो बैंक है जिसने ओवर अचीव किया, जिसने सरप्लस किया, जिसने 5% ज्यादा पैसा दिया प्रायोरिटी सेक्टर को, वो अपने इस 5% को बेच सकता है इस दूसरे वाले बैंक को जिसने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है। इसी को बुलाया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। और इसमें दोनों का फायदा है। ए बैंक का क्या फायदा है कि ये अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया था, लेकिन अब इसका टारगेट अचीव हो जाएगा बिकॉज इसने 5% जो है वो दूसरे वाले बैंक से खरीद लिया है। और ये दूसरे वाले बैंक का फायदा क्या है, इसको मोटिवेशन मिलेगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तौर पे दूंगा। उससे होगा क्या कि देखो मेरा पैसा भी खतरे में नहीं है, और दूसरा एक मार्केट में वैल्यू बनेगी, बैंकिंग सेक्टर में वैल्यू बनेगी कि यार ये जो आदमी है, ये जो बैंक है, ये प्रायोरिटी सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर करता है, ये प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। तो इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। बहुत सिंपल सी बातचीत है, कई बार इसके बारे में हमने ब्रीफली बातचीत की है और होपफुली आपको ये समझ में आता भी होगा, इसमें कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के रास्ते में चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखो, एक तो हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या इन जनरल कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक्सेस पॉइंट्स ही नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अपने आप में थोड़ा वॉलेटाइल रीजन है, वहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग है, वहाँ का रहन सहन थोड़ा सा अलग है, वहाँ की टोपोग्राफी थोड़ी सी अलग है। तो इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बैंकिंग सर्विसेज या इन जनरल कोई भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको फेस करनी ही करनी पड़ेगी। जितने भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे नक्सलिज्म देखने को मिलता है, अब उन डिस्ट्रिक्ट्स में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना या इन जनरल कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने आप में डिफिकल्ट होता है। हिमालयन रीजन टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने आप में डिफिकल्ट होता है। तो एक चैलेंज तो क्या है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पे कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक्सेस पॉइंट्स ही अवेलेबल नहीं है। अपने आप में चैलेंजिंग है उन एरियाज में जाके बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। दूसरा, हमारी लंबी चौड़ी कंट्री है और इस लंबी चौड़ी कंट्री में हर एक जगह पे रिमोट से रिमोट एरिया में टेलीकॉम की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, हर एक जगह पे टेलीकॉम रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना सरकार के लिए भी अपने आप में चैलेंजिंग होता है। और फिर हम कोई बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री तो है नहीं, गरीब कंट्री है। लोग इतने गरीब हैं कि मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इतनी गरीबी है हमारे देश में, अगर आप रिमोट एरियाज में जाओगे तो बेचारे लोग एक स्मार्टफोन भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जब तक प्रॉपर टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब तक सबके पास में कम से कम एक स्मार्टफोन नहीं होगा, तब तक ट्रू सेंस में फाइनेंशियल इंक्लूजन एंश्योर करना अपने आप में चैलेंजिंग है। और फिर मोबाइल मिल भी जाए तो कंट्री में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। लोगों को पता नहीं है कि भैया फ़ोन करने के अलावा भी इस फ़ोन के और बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। इलिटरेसी से भी जूझें तो फिर अब बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स होने लग गए हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं है प्रॉपर फ़ोन की, जिनको जानकारी भी है, उनके साथ में इतने सारे स्कैम्स हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स हो जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है फाइनेंशियल इंक्लूजन के रास्ते में। और फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स। ये जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये जो काम है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। इतना पैसा नहीं है कि रिमोट से रिमोट एरिया में जाके ये जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपने कामकाज को, अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करें। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है, ये भी अपने आप में चैलेंज है। हालांकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये ऐसे जनरल पॉइंट्स हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में तो आपको समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के रास्ते में चैलेंजेस क्या क्या हैं। कुछ तो एरियाज ही ऐसे हैं जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करना डिफिकल्ट है। दूसरा, लंबी चौड़ी कंट्री है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना वो भी अपने आप में चैलेंज है। पॉवर्टी हमारी कंट्री में है तो हर इंसान मोबाइल को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, स्मार्टफोन को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। पॉवर्टी से भी थोड़ा बहुत जूझें तो इलिटरेसी है, उससे भी थोड़ा बहुत जूझें तो बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं आजकल। और फिर ये जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स का बिजनेस है, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। और यही सारे चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के रास्ते में। दोनों ही टॉपिक्स, या इनफैक्ट ये कहें कि इस पूरे सेशन में जितने भी टॉपिक्स आएंगे बहुत ही जनरल टॉपिक्स हैं और बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। एक बार देखना है, एक बार छोटा छोटा लिखना है और प्रिपेयर करके बाइंड अप कर देना है। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन।
2019 से लेके 2024 तक के लिए लाई गई नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। आरबीआई ने इस स्ट्रेटजी को अनाउंस किया जनवरी 2020 में। आरबीआई की एक फाइनेंशियल इंक्लूजन एडवाइजरी कमेटी है। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन एडवाइजरी कमेटी ने तैयार किया इस नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन को। और ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये कहती है कि अगर हमें पॉवर्टी को खत्म करना है और अगर हमें हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर। और ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये कहती है कि 6 मेजर ऐसे पिलर्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करने के लिए। और वो 6 मेजर पिलर्स कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला है यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस हमें इंश्योर करनी चाहिए। जैसे ये स्ट्रेटजी ये कहती है कि हर एक गांव के 5 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर होना ही होना चाहिए। हर एक गांव के 5 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर होना ही होना चाहिए। बेसिकली हमें यूनिवर्सल एक्सेस को इंश्योर करना चाहिए ताकि सभी को फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सकें। दूसरा, प्रोवाइडिंग बेसिक बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कि बेसिक लेवल की जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं कम से कम वो तो हमको सबको प्रोवाइड करनी ही करनी चाहिए। बेसिक लेवल की फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सबके पास में एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना ही होना चाहिए, सबको क्रेडिट फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सबको माइक्रो लेवल का जो लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस है वो तो मिलना ही मिलना चाहिए, सबको पेंशन रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एक तो सभी लोगों को कम से कम बेसिक लेवल की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो तो मिलनी चाहिए। और दूसरा, फिर हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जिस एरिया में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेट कर रहा है उस एरिया की ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड किए जाएं। इनफैक्ट बजट 2022-23 में ये अनाउंस किया गया कि हम एक नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को सेटअप करेंगे। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री ये एक तरीके से नया नाम है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का। और पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या है? ये आरबीआई का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि बोरोवर्स की जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है। बोरोवर्स की जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है। और हम कई बार ये बोल चुके हैं कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन, आज के दौर में डेटा अपने आप में ऑयल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है बोरोवर्स की को, उसको यूज़ किया जा सकता है ये देखने के लिए कि भैया किस सेक्टर को कितना पैसा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, किसके ऊपर हमें फोकस करना है, किसके ऊपर नहीं फोकस करना है, कौन ऐसा है जो डिफॉल्ट कर सकता है, कौन ऐसा है जो नहीं कर सकता है, कहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इस डेटा को यूज़ किया जा सकता है ओवरऑल इकोनॉमी को, ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनालाइज करने के लिए। तो पहला तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या कह रही है कि हमें यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज को इंश्योर करना चाहिए। दूसरा ये कहा जा रहा है कि कम से कम बेसिक लेवल की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो तो हमें सबको प्रोवाइड करनी चाहिए। तीसरा, एक्सेस टू लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट, ये जितने भी नए एंट्रेंट्स हैं उनको सभी लाइवलीहुड प्रोग्राम्स की जानकारी मिलनी चाहिए, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसकी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये जितने भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जितने भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, इनकी जानकारी सभी के पास में होनी चाहिए, सभी को इसकी एक्सेस होनी चाहिए। फिर इसके अलावा हमें फाइनेंशियल लिटरेसी को और फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है, ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट करने की ज़रूरत है। सबसे नीचे वाले गांव के लेवल पे जाके लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करो, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करो। और इसमें सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, सरकार को भी, आरबीआई को भी, नाबार्ड को भी, एनजीओस को भी, पंचायत को भी, वहां पे जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स के क्लब्स हैं उनको भी, सबको रोल प्ले करना पड़ेगा फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन का अपना रोल होगा इसमें। फिर इसके अलावा हमें कस्टमर प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें ग्रीवेंस रिड्रेसल के ऊपर फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए
कि एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर डेवलप करो, एक पोर्टल, एक मोबाइल ऐप डेवलप करो, और वो इतना एक्सेसिबल होना चाहिए कि अगर किसी कस्टमर के साथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी फाइनेंशियल समस्या होती है इंक्लूजन से रिलेटेड, तो वो बहुत इजीली आपको रीच आउट कर सके। और फाइनली बेहद ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें तब चलेंगी जब हम इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करेंगे। जितनी भी वेरियस एजेंसीज हैं उनके बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, रेगुलेटर्स के बीच में, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में, स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जितने भी एजेंसीज हैं उन सब के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको आरबीआई ने अनाउंस किया, और ये जो स्ट्रेटजी ये कहती है कि 6 मेजर पिलर्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने के लिए। 6 मेजर पिलर्स क्या हैं? नाम अगर आप याद रखोगे तो काम चल जाएगा। कि एक तो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करनी चाहिए, सभी को कम से कम बेसिक लेवल की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो तो मिलनी चाहिए। जितने भी स्किल डेवलपमेंट के और लाइवलीहुड के प्रोग्राम्स हैं उनकी जानकारी, उनकी एक्सेस सभी लोगों को मिलनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी को और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमें काम करना चाहिए। कस्टमर प्रोटेक्शन और ग्रीवेंस रिड्रेसल के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और फाइनली जितनी भी एजेंसीज हैं उन सब के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसा ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों काम खुद से कर दिया करो। कई बार मैंने बोल दिया है, अब तो आपको भी याद हो गया होगा, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और इससे चैनल को थोड़ा सा पुश मिलता है, थोड़ी सी ग्रोथ मिलती है। तो लाइक और शेयर तो खुद से ही कर दिया करो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ये लाई गई 2020 से लेकर 2025 तक के लिए। इसको आरबीआई ने रिलीज किया 2020 में, और ये दूसरी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है। पहली वाली को रिलीज किया गया था 2013 में। कब रिलीज किया गया था? 2013 में। एक नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है। इस नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने आरबीआई की मदद से, सेबी की मदद से, आईआरडीआई की मदद से, पीएफआरडीए की मदद से और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की मदद से इस नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन को तैयार किया। बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी है ये कहती है कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करो, उनको बताओ कि वो किस तरीके से अपनी मनी को, अपने पैसे को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से वो बेटर प्लानिंग कर सकते हैं ताकि जब उनकी रिटायरमेंट की एज आए तब उनको क्राइसिस फेस ना करने पड़े। उनको बताओ कि किस तरीके से वो अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने प्रॉपर्टीज को, अपना जो भी बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, उनको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है ये क्या कहती है कि एक तो हमें 5C अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। कौन सी अप्रोच को? 5C अप्रोच को, जिसमें पहला C है कंटेंट, दूसरा है कैपेसिटी, तीसरा है कम्युनिटी, चौथा है कम्युनिकेशन और लास्ट है कोलैबोरेशन। कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी और कोलैबोरेशन, इन 5 C's पे जब हम काम करेंगे तो हम फाइनेंशियल वेलबींग को अचीव कर सकते हैं, उसको हम इंश्योर कर सकते हैं। 5 C's कौन कौन से हैं? कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। हालांकि इन सब का एक एक का मतलब भी बताया जा सकता है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को देखोगे तो बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन उतना पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक एक चीज़ को पढ़ो। फिर दूसरा क्या बोला गया? फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसको डेवलप करो, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। स्कूल के बच्चों के लिए अलग से, टीचर्स के लिए अलग से, जो यंग अडल्ट्स हैं उनके लिए अलग से, विमेंस के लिए अलग से, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से, जो डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए अलग से। मतलब हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए उनकी नीड के हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट को तैयार करो। और ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है इसको स्कूल करिकुलम के साथ इंटीग्रेट करो, इसको कॉलेज करिकुलम के साथ इंटीग्रेट करो, इसको ट्रेनिंग करिकुलम के साथ में इंटीग्रेट करो, हर एक लेवल पे इसको इंटीग्रेट करो। और फिर एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करो जो भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए,
अपनी मन मर्जी वो भी नहीं कर सकते हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करो और फिर एक रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का फ्रेमवर्क भी तैयार करो। कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इन्हीं पांचों चीजों को अगर ब्रॉडली लिखोगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी कि एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी का कंटेंट तैयार करो, फिर वो जो कंटेंट है, वो जो एजुकेशन है, उसको करिकुलम के साथ में इंटीग्रेट करो, फिर जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, जो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करो, और फिर फाइनली एक रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का फ्रेमवर्क भी तैयार करो। इसके साथ नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की बातचीत खत्म हो गई। एक टर्म और दे रखा है, अकाउंट एग्रीगेटर। अकाउंट एग्रीगेटर का मतलब क्या है? ये बेसिकली आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाने वाली एक एंटिटी है, और इस एंटिटी का बेसिक काम क्या है? ये बेसिकली फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग एंटिटी है। फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग एंटिटी, इसका मतलब क्या है? जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा किसी एक बैंक में, किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अकाउंट खुला हुआ है, तो ये जो अकाउंट एग्रीगेटर है, ये इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को, इस एए नेटवर्क में जो भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ में सिक्योरली शेयर करने में मदद करता है। बेसिक लेवल का डेटा, जैसे मेरा नाम, मेरा एड्रेस, जैसे मेरा क्रेडिट स्कोर कितना है, कितना मेरे ऊपर लोन है, ये जो बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, इसको सिक्योरली शेयर करने में मदद करता है अकाउंट एग्रीगेटर। लेकिन ये जो डाटा शेयर किया जाता है, ये मेरे कंसेंट के बिना शेयर नहीं किया जा सकता है। अगर मैं चाहता हूं कि यार मेरा जो बैंक का डेटा है, जो बेसिक लेवल का डेटा है, उसको किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में, जो कि इस एए नेटवर्क का पार्ट है, उसके साथ में शेयर कर दिया जाए, मेरे को जरूरत पड़ रही है किसी काम से रिलेटेड, मेरे को लोन लेना है शायद, उसके रिलेटेड मेरे को जरूरत पड़ रही है, तो इस अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू उस बेसिक लेवल के डेटा को शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन डेटा जो है वो मेरे कंसेंट के बिना शेयर नहीं किया जा सकता है। इस नेटवर्क में आज की डेट में 8 बैंक्स हैं। एक है एक्सिस बैंक, दूसरा आईसीआईसीआई, तीसरा एचडीएफसी और चौथा इंडसलैंड बैंक। ये तो डेटा को शेयर कर भी रहे हैं आज की डेट में। एसबीआई, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक, ये अब उन्हीं लाइंस पे कामकाज करने की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अकाउंट एग्रीगेटर है, इसके साथ में रजिस्टर करना है या नहीं करना है, ये भी पूरे तरीके से कस्टमर का चॉइस है, मेरा चॉइस है। इसको मेरे ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा, इसको कस्टमर के ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा। तो अकाउंट एग्रीगेटर क्या है? आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाने वाली एक एंटिटी है, जो कि फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग एंटिटी है। बेसिकली अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में इंडिविजुअल की जो बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन है, उसको इजीली शेयर किया जा सके, उसके लिए काम करता है अकाउंट एग्रीगेटर। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो डेटा है, ये कस्टमर की, ये इंडिविजुअल की कंसेंट के बिना शेयर नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो गया। एक टर्म और है, नियो बैंक। ये जो छोटा सा डब्बा है, एक दे रखा है बीच में इस चैप्टर में, इस नियो बैंक के बारे में भी हमने बातचीत नहीं की है, और बातचीत करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं की है। बट अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ऐसे बैंक्स जिनका फिजिकल प्रेजेंस होता ही नहीं है, ऐसे बैंक्स जिनका फिजिकल प्रेजेंस होता ही नहीं है, उनका सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस होता है, उनको बोलते हैं नियो बैंक। जैसे रेजर पे है, अब ये जो रेजर पे है, ये नियो बैंक है, फिजिकल प्रेजेंस इसका है ही नहीं, सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस है, और डिजिटली ही आप इससे लोन ले सकते हो, ये पूरा अपना कामकाज करेगा डिजिटली। तो ऐसे जो बैंक्स हैं जिनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, जिनका सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस है, उनको बुलाया जाता है नियो बैंक। अच्छा, एक डिजिटल बैंक्स भी होते हैं। ये जो डिजिटल बैंक्स हैं और नियो बैंक्स हैं, दोनों अलग अलग हैं। डिजिटल बैंक्स की कहानी क्या है कि कोई बड़ा बैंक है, उसका डिजिटल आर्म के तौर पे कोई डिजिटल बैंक है जो कि फंक्शन करता है, मतलब इनका फिजिकल प्रेजेंस होता है, कहीं ना कहीं इनकी फिजिकल आर्म होती है। लेकिन ये जो नियो बैंक होता है, इसका फिजिकल प्रेजेंस होता ही नहीं है, ये सोली डिजिटल प्रेजेंस के बेसिस पे फंक्शन करता है। और इसके साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आज का सेशन तो बेहद ईजी था, पूरा चैप्टर भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। शुरुआत के जो 5-7 सेशंस हैं, लगभग 20 सेशंस हो गए होंगे इसके, तो शुरुआत के जो 10-12 सेशंस हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं, उनमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी तो सब इजी चीज़ें हैं। एक इसके बाद वाला चैप्टर और है जो कि थोड़ा लेंदी है, उसके बाद तो बहुत ईजिली किताब खत्म होगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।